Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from today's Hindu newspaper as well as Indian Express. So let's look at today's 20 GK questions. Okay, so the first question is what is the significance of December 10 in relation to human rights? December 10th जो है उसको हम ह्यूमन राइट से कैसे डील कर सकते हैं? यू शुड नो कि हमने आज इसको डिस्कस किया था कि December 10th इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स और ये पर्टिकुलरली डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो यूडीएचआर जो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है, that was by this particular that was on this particular date only. So first का correct answer हो जाएगा D. सेकेंड पे आते हैं, द यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को किसने अडॉप्ट किया था? सो ऑर्गेनाइजेशन जिसने यूडीएचआर को अडॉप्ट किया था वो है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो करेक्ट आंसर फॉर 2 इज गोइंग टू बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? यूडीएचआर को अडॉप्ट किस साल में किया गया था? तो इस साल उसको 76 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उस पर्टिकुलर यूडीएचआर को अडॉप्ट करने का डेट था डिसंबर ऑफ 10th इन द ईयर 1948, जिसी के लिए हम डिसंबर 10th को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कमेमोरेट करते हैं. Moving on to the next question, who was the leader of Syria before the fall of the Assad regime? असद रजीम की फॉल से पहले सीरिया का लीडर कौन था या प्रेसिडेंट कौन था? तो सीरिया का लीडर बिफोर द फॉल ऑफ दिस असद रजीम वाज बशर अल असाद. रिमेंबर हाफिज अल असाद, द फादर ऑफ बशर अल असाद, उन्होंने असद रजीम को स्टार्ट किया था जो एक अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी. और बशर अल असाद हु इज द सन ऑफ हाफिज अल असाद, वो पिछले 24 ईयर से सीरिया के ऊपर पे रूल कर रहे थे. अब फाइनली रिबेल्स ने उसको टेक ओवर कर लिया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली विच रिबेल ग्रुप इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट? तो कई सारे रिबेल ग्रुप हैं, तो इन चार ऑप्शंस में तीन जो हैं वो सीरिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बाकी अलग कंट्रीज के रीजन्स के अंदर में एक्टिव है. बट द रिबेल ग्रुप विच इज प्रोमिनेंट इन द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट इज HTS और हयात तहरीर अल शाम, जो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी है. तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का डी हो जाएगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का 26th गवर्नर कौन है? सो करंटली अभी 25th गवर्नर है, उनका टेन्योर ट्यूसडे को एंड हो चुका है एंड इट वाज शक्तिकांत दास. और आपके जो नए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, द फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा इज द न्यू 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई. सो करेक्ट आंसर फॉर सिक्स्थ इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट दैट कंफर्म्स द आरबीआई गवर्नर सिलेक्शन? तो वी डिस्कस दिस इन डिटेल की प्रोसीजर क्या होता है. तो आपकी एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी कमिटी करके है जो बेसिकली अपॉइंटमेंट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके देती है. वो जितने भी अपॉइंटीज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है और फिर उनके नामों को कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को फॉरवर्ड किया जाता है और कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स उसमें से एक नाम को फाइनलाइज करती है ऐसा आरबीआई गवर्नर. तो यहाँ पे जितनी भी कैबिनेट कमिटीज होती है उन सबको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, जस्ट लाइक कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स आल्सो, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर ही हेड करता है. तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच लॉ गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा लॉ है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको गवर्न करता है? तो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, आरबीआई का खुद का जो रेगुलेशन है एक्सेट्रा है, वो सब आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में आता है. सो करेक्ट आंसर फॉर एट इज गोइंग टू बी ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर एज पर द आरबीआई एक्ट 1934? आई वुड कॉल इट एज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यूजुअली वी बिलीव कि आपका कोई लॉ होगा जिसमें कोई पोस्ट क्रिएटेड है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी प्रोवाइड होगी. इंटरेस्टिंगली आरबीआई गवर्नर की एलिजिबिलिटी, पोस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है. तो आरबीआई एक्ट में कुछ भी नहीं है, बट यूजुअली किसी इकोनॉमिस्ट को या किसी पर्सन को जिसको बैंकिंग का, मॉनेटरी पॉलिसी का, इकोनॉमी का या इकोनॉमी का यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है. बट एक्ट के अंदर में या लॉ के अंदर में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. सो विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर 9th इज गोइंग टू बी सी. द आरबीआई एक्ट 1934 डज नॉट स्पेसिफाई एनी क्वालिफिकेशन. Next question, what is the term of office for the Vice President of India as per Article 67? As per Article 67 of the Indian Constitution, एक वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर 5 साल का होता है, जो आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट यूजुअली इट इज अप टू 5 years. ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहता है अपने ऑफिस, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज द वाइस प्रेसिडेंट, तो किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं। सो इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर विच इज, एक लेटर आपको साइन करके भेजना है प्रेसिडेंट को, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। सो द सिंपल आंसर फॉर 11th इज गोइंग टू बी डी, बाय एड्रेसिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बॉडी इनिशिएट्स द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। कौन सी बॉडी है, अगर इसको इम्पीच करना हो, रिमूव करना हो वाइस प्रेसिडेंट को, तो उनका जो रेजोल्यूशन है वो कहां से बिगिन कर सकता है। सो वी स्टार्टेड दिस आल्सो टुडे, वी डिस्कस दिस आल्सो टुडे, कि बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का रेजोल्यूशन होता है, इट कैन ओनली बिगन फ्रॉम द राज्यसभा। सो करेक्ट आंसर फॉर 12 इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज ही इज he's the ex-officio chairman, to give some sanctity to the office, to give some respect to the office, अगर उनको रिमूवल करना होता है तो उसका जो राइट होता है वो राज्यसभा के पास ही होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आज के न्यूज पेपर में ये इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो दिस कि चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनके प्रेसिडेंट के भी रिमूवल के टाइम में आपको नोटिस प्रोवाइड करना होता है बिफोर यू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वो नोटिस 14 डेज का होता है, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर 13th ऑल्सो। सो 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Moving on, which article of the Indian Constitution governs the term and conditions of the vice president office? तो सिंपली इट इज आस्किंग कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसका टर्म किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, उसकी कंडीशंस किस आर्टिकल में मेंशन है। तो जिस आर्टिकल में मेंशन है वो है आर्टिकल 67, जिसकी हेडिंग है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो करेक्ट आंसर 14th इज गोइंग टू बी सी। Next question, what is the primary goal of the United Nations Convention to Combat Desertification और UNCCD। तो आपका UNCCD जो रियो अर्थ समिट में 92 में हमने अडॉप्ट किया था, और इसका प्राइमरी गोल है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड टू रिवर्स द impact of land degradation also. Or if you will look at the option, you would see that option number A talks about desertification only. I would say it's a very easy question because ये इसके नाम में ही है, to combat desertification. This is a convention to combat desertification, which is also the primary goal of this particular convention also. So correct answer 15 is going to be A. Next question, in which year was the UNCCD established, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, किस ईयर में आपने स्टैब्लिश किया था। सो द ईयर वाज 1994, जिस ईयर में आपने यूएनसीसीडी को स्टैब्लिश करा था। 92 में आपने इसको अडॉप्ट किया, और इसका जो हेडक्वार्टर्ड है आपने 94 में क्रिएट करा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली दिस ओनली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनसीसीडी लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो यूएनसीसीडी का हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी के अंदर में। सो द करेक्ट आंसर फॉर 17th is going to be D. Moving on, next question, which country is hosting the UNCCD COP16 in 2024। तो जो UNCCD है उसका COP16 कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो COP है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। सो वी नो दिस, करंटली इट इज ऑनगोइंग इन द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया सॉरी, और ये बेसिकली उसकी कैपिटल सिटी जो रियाद, वहां पे इसका कन्वेंशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। प्रोबेबली दिस कमिंग फ्राइडे ऑन 13th of December इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड वी होप कि इसमें कुछ एक अच्छा सा कोई रेजोल्यूशन निकल के आए विच इज गोइंग टू हेल्प कंट्रीज टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ UNCCD COP16। तो जब भी कोई कंट्री किसी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यूजुअली वो पर्सन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता है जो मेजरली उस कंट्री के अंदर में इन्हीं एस्पेक्ट से डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर में अगर इंडिया से कोई प्रेसिडेंट बनेगा, सो इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ही इज गोइंग टू बी द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपके बिकॉज एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है तो इट इज यूजुअली द मिनिस्टर जो उस पर्टिकुलर UNCCOP का वहां पे हेड बनता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ UNCCD COP16 जो रियाद सऊदी में होस्टेड है उसके प्रेसिडेंट है अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फादले। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर 19 इज गोइंग टू बी सी।
Finally, the last question for today. Which of the following countries was the first to legislate the right to disconnect, granting employees a legal right to avoid work-related communication outside their official working hours? So today we discuss this right to disconnect also because there is an article, an editorial which is discussing that in India also we should have a right to disconnect, wherein the employee would be having the right to avoid work-related communication outside or after their office hours. Okay, and the first country to create such a legislation was the country of France, which is your option number B. So the correct answer for 20th is going to be B only. Okay, so student, these were the 20 GK questions from today's newspapers. I hope this initiative is being useful to you all. If you have any doubt, any feedback, you can mention it in the comment box. We try to incorporate all your feedback in our next sessions also. Okay, with this message, that's it from my side. Thank you and have a very nice day.